हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी। शायद 2-3 दिन हो गए वीडियो को, है ना। ठीक है, तो आज ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन बाद हम मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा मैं अपने कामों में व्यस्त था तो इसलिए थोड़ा कल शायद आपकी वीडियो नहीं आई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे तो जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट होती है ऊपर नज़र डालते हैं कि पता नहीं क्या चलेगा आज। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है और मैंने कहा भी था कि मैं लगभग हर चैप्टर जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक रिवाइज वीडियो ज़रूर बनाया करूँगा, ताकि आपका कोई भी जो वीक पॉइंट है या वीक क्वेश्चन जो है या टॉपिक है वो आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर का चैप्टर है। तो हालांकि उस चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और अधिकांश बच्चों के सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई कि आपको पहली बार में ही लगभग अधिकांश जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आपकी फीडबैक जो है ना उससे हमें पता चल जाता है कि आपको कितना याद हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी आप मेहनत कर रहे हैं, है ना। अच्छा लगता है जब टीचर मेहनत करे और उससे दोगुनी मेहनत यदि स्टूडेंट्स करें ना तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो भाई मैं एक थोड़ी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि कल टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो पहली बात फर्स्ट टेस्ट था, बहुत सारे बच्चों ने दिया लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रह गए। तो भाई मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके चाहे 0 नंबर आए, 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी मेहनत करके उस टेस्ट को दिया करें, है ना। टेस्ट देने से आपकी रिटन प्रैक्टिस होती है। आप शर्माए या घबराए नहीं करें कि हमारी 0 आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, होता है। लेकिन जब आप भाई, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कमज़ोर चल रहा है। ठीक है, आपके जो आंसर देते हैं उसी से तो हमें पता चलता है। ठीक है, तो भाई इस बार जब अगली बार टेस्ट हो तो कृपया करके सभी बच्चे टेस्ट दें। ठीक है, और नंबरों का आपको पता ही है कि मैं कभी भी बिल्कुल लीजी हुई नहीं, मतलब आलसी नाम का तो कोई मेरे पहले मैं बहुत आलसी था। ठीक है, हाँ अब नहीं हो पा रहा ना। चलिए, तो नंबर भी आप सभी को बताए जा चुके हैं, नंबर भी आपको सभी बच्चों को बताए जा चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि लगभग शायद कितने बच्चे थे, 74 या 75 बच्चों ने टेस्ट दिया था। ठीक है, तो उनमें से 38 ऐसे बच्चे जिनके 10 में से 10 हैं, 38 बच्चों के। ठीक है, बहुत अच्छा उनके आंसर हैं। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चों के 10 में से 10 नंबर हैं। उसके अलावा 9.5, 9.5 मतलब 9, 8, 7, है ना। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 2, 3 भी हैं, 0 तो शायद किसी की नहीं है। हाँ 0 नहीं है, 2, 3 ऐसे भी नंबर हैं, है ना। लेकिन अधिकांश बच्चों के बहुत ही अच्छे नंबर हैं। तो भाई मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को और बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं क्या नाम है, मतलब 3-4 बच्चे नहीं भाई, अधिकांश बच्चों की बहुत अच्छी कॉपी थी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ स्पेशली नाम नहीं लूँगा ताकि और बच्चे फिर ये बोलेंगे सर हमारी भी तो बहुत अच्छी थी ना। सभी की बेस्ट कॉपी थी, कहीं भी कोई अंतर वाली बात नहीं थी। जो जिस प्रकार मैंने आपके नोट्सों में लिखा है बिल्कुल आपका वही आंसर था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप ऐसे ही, मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल जारी रखें। जिस प्रकार आपने टेस्ट दिया है उसी प्रकार आप देते रहें ईमानदारी से। देखो हॉनेस्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूं 0 नंबर आ जाए मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन वो 0 नंबर भी आपके हॉनेस्टी को होने चाहिए, ईमानदारी को होने चाहिए। और नकल को तो मैं पकड़ लेता हूँ, यह आपको पता है। ठीक है, अब सब तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों के था भी ऐसा, तो मैं उनसे बोल भी दिया। वो कह रहे सर इस बार सॉरी, अब नहीं करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने गलती स्वीकार की। देखो गलती को स्वीकार करना भी एक बहुत अच्छी आदतों में से होता है। ठीक है, गलती करें
और यदि उसको आप स्वीकार नहीं रहे ना तो ये एक गंदी आदत है, ठीक है। तो गलती करने के बाद यदि हम उसे स्वीकार लें ना, सहज स्वीकार लें, तो ये भी अच्छी आदतों में से है, ठीक है। ये भी हमारा एक गुण होता है, एक मानव का गुण होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं ज़्यादा समय खर्च ना करके अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इंतज़ार है कि सर प्लीज़ आप टॉपिक स्टार्ट कीजिए। कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ। चलिए, तो ध्यान दीजिए भाई, आज चैप्टर नंबर 2 को हम थोड़ा फास्ट रिवाइज में लेके चल रहे हैं। तो मैं आपको मोस्ट जो टॉपिक हैं वहाँ उनको कराता हुआ चलूँगा, आप ध्यान देना। तो सुनिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो आप सभी को पता ही है कि कौन सा होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो लघु बीजाणुधानी संरचना से है। लघु बीजाणुधानी की संरचना, ठीक है। तो जरा ध्यान से देख लेता हूं मैं एक बार, आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो सुनिए भाई, लघु बीजाणुधानी की संरचना जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। तो जरा ध्यान से सुनिए, क्या लघु बीजाणुधानी की संरचना के 2 स्पष्ट भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो परागकोश भित्ति होता है, जिसको आप एंथर वॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो लघु बीजाणुजन कोशिका होता है। लघु बीजाणुजन कोशिका, या आप उसको ऊतक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी हम लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि एक लघु बीजाणुधानी के 2 पार्ट होते हैं, एक परागकोश भित्ति और एक लघु बीजाणुजन कोशिका। यदि मैं बात करूं परागकोश भित्ति की मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका जो आउटर लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद जो होती है उसे हम एंडोथीसियम बोलते हैं। तीसरी जो लेयर होती है उसे आप मिडिल लेयर बोलते हैं। चौथी जो लेयर होती है उसे आप टैपिटम लेयर बोलते हैं। तो क्या आपको इन सारी चीज़ों का पता है ना? हम परागकोश भित्ति की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता था कि एक लघु बीजाणुधानी में परिधि से केंद्र की तरफ क्रमशः 4 परत होती हैं। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस होती है, दूसरी एंडोथीसियम होती है, तीसरी मिडिल होती है और चौथी टैपिटम लेयर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो इसका मेन काम प्रोटेक्शन करने का होता है, सुरक्षा करने को होता है। ये सबसे बाहर की, देखो बहुत सिंपल है। एपिडर्मिस जिसको आप बाह्य त्वचा कहते हैं, तो आप बोलेंगे यह सबसे बाहर की परत है जिसका मुख्य काम क्या होता है, सुरक्षा करने का होता है। अब आपको पता ही है भाई, प्रोटेक्शन कौन करता है? प्रोटेक्शन वो करता है जो हमेशा ही आउटर होता है ना, वही उसका मेन काम होना चाहिए प्रोटेक्शन। समझ रहे ना? हाँ, तो इसके नीचे जो है इनका प्रोटेक्शन का मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। तो मेन प्रोटेक्शन कौन करती है भाई? एपिडर्मिस करती है। चलिए अब बात करते हैं एंडोथीसियम की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। एंडोथीसियम जिसको आप अंतःस्थिसियम परत के नाम से जानते हैं। तो एंडोथीसियम में मोस्ट चीज क्या है? एंडोथीसियम में क्या होता है कि अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाता है। पता है ना कि इसकी कोशिकाओं में, देखो आप मैन थ्योरी तो लिख ही सकते हैं कि ये एपिडर्मिस के नीचे होती है। इसकी आंतरिक कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज के जमाव हो जाने से रेशेदार पट्टी बन जाती हैं, जो कैसी होती हैं? यू शेप। इस चीज़ को आप याद रखना, जो अल्फा सेलुलोज की पट्टी बनती है ना, रेशेदार पट्टी, तो वो कैसी आकृति की बनती है? यू शेप की बनती है। और इनका मेन गुण क्या है भाई? आर्द्रताग्राही। क्या है भाई? आर्द्रताग्राही, या आप इसको हाइग्रोस्कोपिक या आप इसको आर्द्रताग्राही के नाम से जान सकते हैं। ठीक है भाई, आर्द्रताग्राही, या आप इसको हाइग्रोस्कोपिक बोलिए, है ना? अच्छा, इससे क्या होता है? इसका मेन काम, अब ये चीज ध्यान सुनना, इसका जो मेन काम होता है ना, वो परागकोश का स्फुटन करना होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये जो एंडोथीसियम लेयर होती है ना, इस एंडोथीसियम लेयर का जो मुख्य काम होता है वो परागकोश का स्फुटन करना होता है। मतलब परागकोश को फाड़ना, क्योंकि तभी तो इससे परागकण निकलेंगे। तो आप याद रखना
कि एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है जिससे यू आकार की रेशेदार पट्टी बन जाती है और इसकी प्रकृति हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रताग्राही होती है। अतः ये पराग कोश के स्फुटन में क्या करती है, मदद करती है। कौन सी लेयर, एंडोथीसियम लेयर यानी कि अंतःस्थीसियम परत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है भाई। इससे नीट में क्वेश्चन भी बना था, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन कैसे था मैं आपको बता दूं। उसने ये क्वेश्चन पूछा था नीट में कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन था, तो उसने 3 ऑप्शन तो दिए थे, राइट सही, और एक ऑप्शन था गलत। तो वो गलत ऑप्शन पता क्या लिखा हुआ था उसमें, क्वेश्चन में से लिखा हुआ था कि परागकोश का स्फुटन टैपिटम से होता है। ऑप्शन क्या था, परागकोश का स्फुटन टैपिटम से होता है। तो आप बताइए परागकोश का स्फुटन टैपिटम से होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। किससे होता है? एंडोथीसियम से होता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा था? यही था, मतलब ये ट्रू नहीं था ना, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था। तो आपको याद रखना है परागकोश का स्फुटन कौन करती है भाई? एंडोथीसियम लेयर। मैं आपसे कई बार कहता हूं जितना भी आप पढ़ो ना, एक तो सही पढ़ो, ठीक है, और ऐसे पढ़ो जो आपके ही काम का हो। एक्स्ट्रा चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल जितना भी पढ़ो एक तो राइट पढ़ो, बिल्कुल हमेशा बढ़िया तरीका से, ठीक है, और जो आपके काम आए भाई। तो ये आप याद रखेंगे, एंडोथीसियम परागकोश का स्फुटन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल लेयर की। तो मिडिल लेयर मैंने कहा था 1 से 3 पतली भित्ति वाली परत होती है और कुछ बुकों में ये 3 से 4 भी मानी जाती हैं। तो आप कुछ भी लिख देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 1 से 3 पतली भित्ति वाली परत होती है और ये अल्पकालिक होती है और सबसे पहले नष्ट होती है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले नष्ट होने वाली लेयर कौन सी है, तो मिडिल लेयर है। फिर हम बात करते हैं मोस्ट वन टैपिटम लेयर की। टैपिटम तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। टैपिटम के बारे में बोलेंगे आप, यह आंतरिक और विशिष्ट लेयर होती है जो किन को घेरे रहती है? लघु बीजाणु जनकोशिका को। लघु बीजाणु जनकोशिका को ये चारों ओर से घेरी रहती है। कौन? टैपिटम। इसका हिंदी नाम जरूर याद करना, इसका हिंदी नाम पोषूतक होता है। क्या होता है? पोषूतक होता है, ठीक है, टैपिटम का। और यदि मैं बात करूं भाई, टैपिटम जो होती है ना परिपक्व अवस्था में, कैसी अवस्था में? परिपक्व अवस्था में। 2 शब्द जरा याद करना, बहुकेंद्र की और बहुगुणित। बहुकेंद्र की और बहुगुणित। तो सुनिए, बहुकेंद्रित की ये किसके कारण होती है? मुक्त केंद्रकीय विभाजन के कारण। किसके कारण? मुक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना। बहुकेंद्रकीय तो होती है मुक्त केंद्र के विभाजन से और बहुगुणित होती है अंतःसमसूत्री विभाजन से। अंतःसमसूत्री विभाजन से, जिसको आप एंडोमाइटोसिस कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं आप इसको? अंतःसूत्री विभाजन को बोलते हैं एंडोमाइटोसिस और मुक्त केंद्र को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे ये कोई टैपिटम की कोशिका है ना, इसमें ये केंद्रक है, इसमें ये केंद्रक है। तो यदि मैं इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करूं, अच्छा एक बात सुनना हमेशा ही, मुक्त केंद्रकीय विभाजन का मतलब होता है कि जब केवल केंद्रक ही केंद्रक विभाजित हो, केंद्रक ही केंद्रक, और कोश का द्रव्य का विभाजन नहीं हो। तो मुक्त केंद्र के विभाजन से क्या होता है कि ये टैपिटम की कोशिका मान लीजिए 3 केंद्रक बन गए, तो आप इसको बहुकेंद्र की बोल देंगे, क्योंकि एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हैं। अच्छा, बहुगुणित का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं, सुनिए। मान लीजिए ये कोई केंद्रक है, अब इसमें 2-3 केंद्रक तो ही, अब इसमें मान लीजिए ये मान के चलिए आप कि 16 गुणसूत्र हैं। 16 गुणसूत्र, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 8 का जोड़ा है, 8 जोड़ी गुणसूत्र है, मतलब 16 गुणसूत्र है। तो इसमें अंतःसमसूत्री विभाजन होता है केंद्रक में। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है? तर्कु तंतु नहीं बनते और जो गुणसूत्र होते हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं, है ना। तो 2 की जगह पे 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो हम उसे बहुगुणित कंडीशन बोलते हैं।
भाई कहने का मतलब है जोड़ा में तो 2 होते हैं, लेकिन यदि उससे और भी ज़्यादा गुणसूत्र हो जाएं, एक जोड़ा में 3 हो जाएं, 4 गुणसूत्र हो जाएं, तो आप उसको बहुगुणित कंडीशन बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। देखो इसको तो मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे, बहुकेंद्रिकी को मल्टी न्यूक्लिएट, और इसको पॉलीप्लॉइडी बोल के चलते हैं, बहुगुणित के। और आपको पता ही है मैं हर शब्द के इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नाम बता के चलता हूँ, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉइडी। तो ठीक है भाई, तो टैपिटम परिपक्व अवस्था में कैसी हो जाती है, बहुकेंद्रिकी व बहुगुणित हो जाती है। और ये पोषण प्रदान करने के आधार पर कितने प्रकार की होती है टैपिटम, 2 प्रकार की, एक कौन सी, अमीवीय और एक कौन सी, स्रावी। अमीवीय तो वो होती है जो खुद चलकर भोजन देने जाती है, अमीबा की तरह, पैराप्लाज्मोडियम की तरह, ठीक है। और स्रावी वो होती है जो अपने ही स्थान पर बनी रहकर पोषण प्रदान करे, किसको, लघु बीजाणु जनकोशिका को, तो उन्हें बोलते हैं अमीबीय व स्रावी। आप सारी बातें जानते हैं। तो ये बात हुई हमारी परागकोश भित्ति की। इसके बाद टैपिटम के कुछ कार्य भी थे, वो कार्य भी आप याद कर लेना, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनकोशिका। तो लघु बीजाणु जनकोशिका की तो केवल डेफिनेशन ही डेफिनेशन सी है, कैसे कि कोशिकाओं का वह समूह जो टैपिटम द्वारा घिरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनकोशिका बोलते हैं। इसका डायग्राम जो आपकी नज़रों में बहुत अच्छी तरीक़ा से सेट है, मान लीजिए ये एक पहली लेयर है, मैं जनरली लेयर बना रहा हूँ, और इस लेयर को आप बोल रहे हैं कौन सी लेयर, एपिडर्मिस। इसके नीचे थोड़ी मोटी लेयर होती है जिसको आप बोलते हैं एंडोथीसियम, और इसके नीचे 2-3 परत होती हैं, छोटी छोटी पतली परत ऐसे, इनको आप बोलते हैं मिडिल लेयर, क्या बोलते हैं, मिडिल। और फिर यहाँ पर होती है सबसे लास्ट लेयर जिसको आप बोलते हैं टैपिटम, और ये टैपिटम कैसी है, बहुकेंद्रकी, बहुत सारे केंद्रक बना दिए। और फिर यहाँ पर आपकी कौन होती हैं, लघु बीजाणु जनकोशिका। कौन होती हैं भाई, लघु बीजाणु जनकोशिका। इस प्रकार होती है एक लघु बीजाणु धानी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट है, लघु बीजाणु धानी की संरचना। अच्छा यहीं पे मैं आपको बात बता के चलूँ कि भाई जब ये लघु बीजाणु धानी हो जाती है तो इसकी संरचना देख ली, उसके बाद एक टॉपिक आता है लघु बीजाणु जनन। तो जनन में हमने क्या पढ़ना था कि एक लघु बीजाणु जनकोशिका, एक लघु बीजाणु जनकोशिका मतलब मातृकोशिका, एक लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन करके कितने लघु बीजाणु बनाती है, 4 लघु बीजाणु बनाती है। अच्छा ये मान लीजिए 4 लघु बीजाणु हैं, 4 लघु बीजाणु जो किसके रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, टेट्रॉड के रूप में, चतुष्क के रूप में। याद रखना टेट्रॉड की जो स्पेलिंग होती है TETRAD होती है, क्या होती है, TETRAD, टेट्रॉड। इसको क्या बोलते हैं भाई, चतुष्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चतुष्क बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। मैंने बताया था आपको कि एक लघु बीजाणु मातृकोश का एक बार अर्धसूत्री विभाजन करके कितने लघु बीजाणु बनाती है, 4 लघु बीजाणु बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है। और ये चारों लघु बीजाणु कैलोज भित्ति से बंध जाते हैं, और कैलोज भित्ति से आवृत इस समूह को आप क्या बोलते हैं, टेट्रॉइड यानी कि चतुष्क बोल के चलते हैं। फिर क्या होता है कि जो टैपिटम लेयर होती है ना, टैपिटम लेयर, यह एक एंजाइम स्रावित करती है जिसका नाम कैलेज होता है। क्या होता है, कैलेज। ये कैलेज एंजाइम जब इस कैलोज भित्ति को नष्ट करता है तो आपके जो चारों लघु बीजाणु है ना वो कैलोज भित्ति से स्वतंत्र हो जाते हैं और इनका आकार फिर गोल हो जाता है, और तब आप इनको नाम देते हैं परागकण, पोलन ग्रेन। ठीक है, अब बन गए ये परागकण। तो कैसे बने परागकण भाई, कैसे बने कि लघु बीजाणु जनन वाले टॉपिक में एक मातृकोशिका ने 4 लघु बीजाणु बनाए। कितने बनाए, 4 लघु बीजाणु। चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित थे। किसके रूप में, चतुष्क के रूप में। जब ये चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो कौन सी परत से घिरे रहते हैं, कैलोज भित्ति से। फिर कौन सा एंजाइम आता है, कैलेज, जो कहाँ से स्रावित होता है, टैपिटम लेयर से। और ये कैलेज इस कैलोज भित्ति को नष्ट करता है ना, तो चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र होकर क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, परागकण कहलाते हैं। तो अब आपके सामने परागकण बन चुके हैं भाई। क्या बन चुके हैं, परागकण बन चुके हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई।
परागकण के बाद जब परागकण आपने बनाए लिए तो हम बात करते हैं एक परागकण की संरचना की। एक परागकण की संरचना की बात करते हैं। मैं बहुत ही नॉर्मल सा डायग्राम बना के चल रहा हूँ भाई, आप इसको समझ जाना भाई, ठीक है। एक बहुत ही नॉर्मल सा मैं डायग्राम इसका बना के चल रहा हूँ परागकण का। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो परागकण है। यदि मैं परागकण की संरचना की बात करूं तो इसके दो आवरण होते हैं। एक परागकण के दो आवरण होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो एक्जाइन होता है, दूसरा जो होता है इंटाइन होता है। एक्जाइन को आप बाह्य चोल बोलते हैं और इंटाइन को आप अंतःचोल बोलते हैं। यदि मैं एक्जाइन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि परागकण का जो बाह्य चोल है वो मोटा, खुरदरा, अलंकृत होता है और एक विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है। विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है जिसे आप स्पोरोपोलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलिन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्पोरोपोलिन, ठीक है। ये स्पोरोपोलिन से बना होता है इसका बाह्य चोल। अच्छा, स्पोरोपोलिन एक ऐसा पदार्थ है, आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम या कोई भी ऐसा घटक नहीं खोजा गया जो इसको नष्ट कर पाए, स्पोरोपोलिन को, ठीक है। तो सुनना मेरी बात को, आपको कहना है कि परागकण का बाह्य चोल जो होता है मोटा, खुरदरा, अलंकृत होता है और एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है जिसका भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता और ये लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं या जीवाश्म के रूप में रहते हैं। कौन? परागकण। किसके कारण? स्पोरोपोलिन के कारण, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इंटाइन की। तो इंटाइन जो होता है वो किसका बना होता है? पैक्टिन और सेलुलोज का। इंटाइन मतलब इसको अंतःचोल बोलते हैं। देखो ये बाह्य चोल है, ये अंतःचोल है। अंतःचोल की बात करें तो ये किसका बना होता है? पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है और ये पतला होता है जो इसके द्रव्य को ढककर रखता है। समझ में आ गई बात, है ना? कौन? इंटाइन। तो ये बात होती है भाई परागकण की संरचना में। अच्छा, संरचना में मैं आपको बता दूं, यहाँ नोट का मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, उनमें तो 3 जनन छिद्र होते हैं जिनको आप जर्मपोर बोलते हैं और मोनोकोट प्लांट में एक ही जर्मपोर होता है, एक ही जनन छिद्र होता है। देखो यहाँ आपको 3 जनन छिद्र दिखाई दे रहे हैं। मोनोकोट प्लांट होता है तो उसमें 1 जनन छिद्र होता है और डाइकोट प्लांट होता है उसमें 3 जनन छिद्र होते हैं। तो ये थी आपकी परागकण की संरचना। तो जब भी हमने परागकण की संरचना देखी तो वहाँ फिर हमने 1-2 पॉइंट और देखे, स्पेशल पॉइंट। देखो आप ये मत सोचना कि सर सारे पॉइंट नहीं बता रहे, ये फास्ट रिवाइज है, इसमें पूरा चैप्टर रिवाइज ऐसे नहीं होगा भाई। यदि मैं पूरे लेके चलूँ तो मोस्ट मैं यहाँ बता के चल रहा हूँ। तो यहाँ परागकण के बाद परागकण की संरचना हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई परागकण जो होते हैं ना, एक अच्छा टॉपिक था यार, हाँ, पराग एलर्जी वाला, कि पार्थेनियम गाजर घास जो होती है, ज्वार वगैरह होती है, इसके परागकण लोगों में क्या उत्पन्न कर देते हैं? पर एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं और उस एलर्जी को आप क्या बोलते हैं? पराग एलर्जी, जिससे बहुत सारे श्वसन रोग हो जाते हैं, अस्थमा वगैरह, है ना, ऐसे साइनुटस वगैरह ऐसी डिजीज हो जाती हैं। तो एलर्जी उत्पन्न करते हैं परागकण, किसके? पार्थेनियम गाजर घास के। और फिर यहाँ पे पराग उत्पाद की भी बात थी, पोलन प्रोडक्ट, कि पश्चिमी देशों में परागकण जो होते हैं उनसे भोजन बनाया जाता है, उनसे टैबलेट और सिरप बनाई जा रही हैं और उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो एथलीट और जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं ना, उनको इसकी सप्लीमेंट दिया जाता है, सप्लीमेंट फूड। और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था कि भाई परागकण की टैबलेट्स क्या हैं? तो सप्लीमेंट्री फूड है भाई, ये क्वेश्चन आया था नीट में। सप्लीमेंट्री फूड है ना, ठीक है, पराग, है ना। और इसके अलावा ये हमारे कॉस्मेटिक सामान, क्रीम वगैरह, इनको बनाने में भी योगदान देते हैं ना। कौन? परागकण। उसके बाद एक पोलन किट, आपको पता ही है कि जो पौधे कीटों के द्वारा परागित होते हैं उन पर एक तेलीय परत होती है, उसे आप पोलन किट बोलते हैं, जो कीटों को आकर्षित करती है। परागकण का रंग और गंध भी उसी के कारण होता है ना। परागैन यूवी रे जो होती है उनसे भी सुरक्षा करती है। ऐसे कुछ हमने परागकण के बारे में वहाँ पढ़ के चला था, ठीक है भाई। अच्छा, जब भी हम परागकण की संरचना कर लेते हैं तो फिर हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट,
यानी कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। तो सुनिए, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो होता कैसे कि मान लीजिए ये आपका एक केंद्रक है, सॉरी ये परागकण है, उसमें एक केंद्रक है। तो इस केंद्रक में सबसे पहले एक विभाजन होता है ना, एक विभाजन, पहला समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से पहले तो क्या बनेंगे, दो केंद्रक, एक रहेगा बड़ा केंद्रक जिसको आप बोलेंगे कायक, एक रहेगा छोटा केंद्रक जिसको आप बोलेंगे जनन। छोटा बड़ा मान लीजिए ये रहा। तो एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, दो केंद्रक बने, बड़ा केंद्रक कायक केंद्रक, छोटा केंद्रक जनन केंद्रक। जब इनमें भित्ति का निर्माण हो जाता है, भित्ति का, तो इसी को आप कायिक कोशिका कह देते हैं, इसी को आप जनन कोशिका कह देते हैं। ठीक है, अब ये भित्ति कौन सी है, कैलोज भित्ति, जो जनन कोशिका को घेरे रखती है। समझ पा रहे हैं। अब इसमें दो कोशिका बन गई ना, तो आपको कहना है कि प्राय द्विकोश की अवस्था में ही अधिकांश प्लांटों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो परागण पूर्व तो ये घटना हो गई, दो बातें बताई थी, परागण पूर्व और परागण पश्च। तो परागण पूर्व में तो केवल यही होगा, कैसे होगा, फर्स्ट समसूत्री विभाजन से दो केंद्रक बने, एक बड़ा केंद्रक कायक केंद्रक, छोटा केंद्रक जनन केंद्रक। जब इन दोनों में कोशिका भित्ति बन गई तो छोटी कोशिका जनन कोशिका और बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, प्राय द्विकोशिक अवस्था में परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण के बाद क्या होता है कि जैसे ये कैलोज भित्ति नष्ट हो जाती है तो जो जनन कोशिका है ना वो तर्कुरूपी हो जाती है। कैसी हो जाती है, तर्कुरूपी। ये हमारी कायिक कोशिका है, तर्कुरूपी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है भाई कि ये वर्तिकाग्र से पोषण ग्रहण कर फूल जाता है, और जो अंतःचूल होता है, जो यहाँ अंतःचूल होता है, वो एक पराग नली का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। और जब ये पराग नली बन जाती है ना, तो कायिक केंद्रक यहाँ और जो जनन कोशिका है वो इसमें दो क्या बना देती है, नर युग्मक बना देती है। और इसी संरचना को आप क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद। यह आपको बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट किया था। इसके बाद ये हमारा नर पार्ट कंप्लीट, और फिर हम बात करते हैं मादा पार्ट की। फिर हम बात करते हैं मादा पार्ट की भाई, है ना। तो मादा पार्ट में सबसे पहले हमारे पास जो एक क्वेश्चन है, हमारे पास जो एक क्वेश्चन है वो है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना जिसको आप गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं, है ना। तो इसको आप इंग्लिश में देखो, बीजांड को तो बोलते हैं ओव्यूल, और गुरु बीजाणु धानी को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है। अच्छा, यहाँ अब देखो आप यार कल्पना नहीं करेंगे, मतलब मैं आपसे बताता रहता हूँ कि क्वेश्चन नीट में बहुत इजी बनते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपके जो मैंने भेजा है उसमें लिखा हुआ है कि बीजांड किसके समतुल्य है। ऐसे क्वेश्चन है, या तो बीजांड था या गुरु बीजाणु धानी समतुल्य, ऐसे ना। मतलब कहने का मतलब है कि आप बीजांड को और क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन था। तो बीजांड को आप क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। तो बीजांड इसके समतुल्य है कि नहीं, इसके समान ही तो है, तो यही क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरे नोट्स में और मेरे से बच नहीं सकते, बिल्कुल। अब जैसे मैंने यहाँ ओब्लिक करके लिखा दिया, और मैंने कहा भी था कि भाई बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, तो यही क्वेश्चन नीट में आ गया था, आप देख लेना। ठीक है। हाँ, मैं तो क्योंकि मैं तो बिना प्रूफ के कभी बात ही नहीं करता ना। ठीक है। हाँ, तो बीजांड को आप गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीजांड की संरचना बताइए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फटाफट सा डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम जो आपको बहुत ही आपकी नज़रों में सेट है, नज़रों में बहुत टाइम से सेट है, मैं थोड़ा फटाफट इसका डायग्राम बना देता हूँ, ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा मैं। ठीक है भाई, ये आपको दिख रहा है एक बीजांड, और ये जो बीजांड है ना वो प्रतीप बीजांड है, प्रतीप बीजांड है भाई। सुनिए, यह एक बीजांड है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मादा पार्ट में बीजांड की संरचना है, तो मैं आपको बता दूं बीजांड की संरचना में निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले ये बीजांड व्रंत होता है। तो देखो क्या है बीजांड व्रंत, अंडाशय की भित्ति से जो पार्ट एक व्रंतनुमा द्वारा जुड़ा रहता है हम उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। मतलब बीजांड अंडाशय की भित्ति से एक व्रंत के द्वारा जुड़ा रहता है, हम उसे बीजांड व्रंत कहते हैं, है ना। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बीजांड होता है
बीजांड ग्रंथ से जिस स्थान पर जुड़े हम उसे नाभिका कहते हैं, हाइलम बोलते हैं। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है नीट एग्जाम में कि वह स्थान जहां पर बीजांड ग्रंथ से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे नाभिका बोलते हैं। बहुत बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, तो ये नाभिका पार्ट हो गया। इसके उभरे हुए भाग को आप रैफी बोलते हैं, रैफी। और मैंने यहाँ पर शायद आपके एक ऐसी मोटी सी संरचना बनाई है भाई इस प्रकार की, तो आप इस संरचना को संवहन पुल या संवहन ऊतक या संवहन ऊतक के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे इसके जाइलम फ्लोएम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये उभरा हुआ भाग क्या है, रैफी है। ये ब्रंतनुमा संरचना क्या है, बीजांड ग्रंथ है। और ये जोड़ क्या है, नाभिका है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले बीजांड काय की, बीजांड काय जिसको आप न्यूसेलस के नाम से जानते हैं, न्यूसेलस। तो देखिए क्या है बीजांड काय। बीजांड काय किसको बोलते हैं भाई, कि यह इसका मुख्य भाग होता है जो मृदु तकीय होता है। मृदु तकीय का मतलब होता है जो पोषण प्रदान कर सकता है ना, तो ये मृदु तकीय होता है जो पोषण प्रदान करने का काम करता है और जो आवरणों द्वारा घिरा रहता है। फिर हम बात करते हैं अध्यावरण की, अध्यावरण इंटेगुमेंट जिसको बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि बीजांड काय चारों ओर से 2 आवरणों से घिरे रहते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। एक बाह्य अध्यावरण, एक अंत अध्यावरण। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बीजांड द्वार की। तो आप बोलेंगे कि इसके शीर्ष भाग पर, मैंने बताया था ये शीर्ष भाग है, इसके शीर्ष भाग पर एक छिद्र रूपी संरचना होती है जिसे अध्यावरण नहीं घेरता, उसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इसके आधारी भाग को आप क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। इसका जो निचला पार्ट है उसे आप चैलेजा यानी कि निभाग बोलते हैं, है ना, समझ रहे। इसके बाद लास्ट पार्ट होता है भ्रूण कोश। तो आप बोलेंगे कि इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, जिसमें प्रतिमुखी कोश का द्वितीय केंद्रक और अंड समुच्चय होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसे आप बोलते हैं बीजांड की संरचना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीजांड की संरचना वाला। जब भी आपसे बीजांड की संरचना पूछी जाए आप बोलेंगे बीजांड ग्रंथ, नाभिका, निभाग, रहने देना, आप ऐसे याद करना बीजांड का अध्यावरण, निभाग, बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिख के चलने हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है। यार चौक बहुत उड़ रहा है। परिवर्धन कैसे होता है, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, मिट्टी में जन्म लिया है। अरे चौक और ये क्या है भाई, ठीक है, मिट्टी में तो जन्मे तो मिट्टी में तो रहना चाहिए। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि भाई फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, मादा युग्मकोद्भिद बनता कैसे। तो मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक था इससे पहले गुरु बीजाणु जनन, और उसमें हमने पढ़ा कि गुरु बीजाणु मातृकोश का अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाती है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक निभाग की तरफ वाला बचता रहता है जिसे हम सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यही वो सक्रिय गुरु बीजाणु है। तो इस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होता है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु में 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन से, 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन से 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है विपरीत ध्रुवों पर। ये निभाग और ये तो निभाग वाला भाग है और ये बीजाणु द्वारा वाला भाग है। तो इसमें 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन होंगे जिससे क्या होगा, 4 केंद्रक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 4 केंद्रक। तो ये निभाग की तरफ वाला है, ये बीजाणु द्वार की तरफ वाला है। आगे क्या होता है, इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक आता है बीच में से, एक केंद्रक कहाँ जाता है, बीच में आ जाता है, और बाकी केंद्रक 3 कहाँ रह जाते हैं, दोनों ध्रुवों पर। तो जो बीच में आ जाता है उसे तो आप बोलते हैं द्वितीय केंद्रक, जब ये कोश का बना लेता है। और निभाग की तरफ जब इसमें कोश का भित्ति बन जाती है तो आप इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोश का। और बीजाणु द्वार की तरफ जो 3 केंद्रक होते हैं जब वो कोश का भित्ति बना ले तो 3 कोशिकाएं बनती हैं, 2 तो बनती हैं सहायक कोशिका और 1 बनती है अंड कोशिका। ठीक है, और सहायक कोशिकाओं के पास होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, जिसको आप तंतु रूपी समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु रूपी समुच्चय। मैं आपको एक और बात बता दूं कि बायोलॉजी में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वर्ड का भी बहुत योगदान है। ठीक है, बिल्कुल, हिंदी शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हिंदी शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा ही इनके 2 नाम याद रख के चलने, जो मैं आपको बताता चलता हूँ, हिंदी नाम भी और इंग्लिश नाम भी।
फिलिप, इसको आप तंतु रूपी समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म अपरेटस के नाम से जानते हैं। ये तंतु रूपी समुच्चय किसका भाग है, सहायक कोशिका का। किसका, सहायक कोशिका का, जिसको आप इंग्लिश में सिनरिज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनरिज्ड। सहायक कोशिकाओं का इंग्लिश नाम है सिनरिज्ड, जिसका पार्ट है तंतु रूपी समुच्चय, और ये है ही अंडकोश का। तो ये डेवलपमेंट हो गया मादा युग्मकोद्भिद का। इसके बाद यहाँ पे संरचना थी भ्रूणकोश की, वो नॉर्मल है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए, नर वाला भाग और मादा वाला भाग। इसके बाद अब हम बात करते हैं परागण की। तो परागण आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है परागण, है ना भाई। परागण जो टॉपिक, आप इसकी परिभाषा जानते हैं कि परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। परपरागण सेल क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागण के दो भाग थे, स्वयंयुग्मन, सजात पुष्पी। स्वयंयुग्मन को ऑटोगेमी बोलते हैं, सजात पुष्पी को गैटेनोगेमी बोलते हैं। तो स्वयंयुग्मन क्या है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे। और सजात पुष्पी क्या है, एक पुष्प की परागकण अपने ही पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, उसे सजात पुष्पी कहते हैं। और परपरागण क्या होता है भाई, कि जब एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर गिरे तो हम उसे परपरागण कहते हैं। तो ये स्वपरागण, परपरागण की परिभाषा आपको याद करनी है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने स्वपरागण की अनुकूलताएं बताई थी, स्वपरागण की अनुकूलताएं बताई थी। अनुकूलता में जैसे आपको उभयलिंगी, समकालपक्वता, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वो है अनूनमील्यता, जिसको आप क्लेस्टोगेमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्लेस्टोगेमी के नाम से जानते हैं भाई। अनूनमील्यता को क्लेस्टोगेमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अनूनमील्यता क्या है कि कुछ पौधों के पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, तो हम उन्हें अनूनमील पुष्प कहते हैं। तो यदि पुष्प हमेशा ही बंद रहेगा तो उसमें 100% क्या होगा, स्वपरागण। अब अच्छा, यहीं से उसने नीट में क्वेश्चन बना दिया, नीट में क्वेश्चन बना दिया कि अनूनमील्यता का लाभ क्या है, अनूनमील्यता का लाभ क्या है। तो इसका एक लाभ है कि इसको परागणकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कोई परपरागण कराने वाला माध्यम चाहिए क्या, इसको अनूनमील्यता में नहीं चाहिए ना। तो ये बात है भाई, अनूनमील्यता का यही लाभ होता है कि इसको परागणकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। तो यही क्वेश्चन नीट में पूछा था। तो बायोला, कनकोआ, ऑक्जेलिस वगैरह वो आपको याद करने के, इनमें दोनों प्रकार के फूल होते हैं, कुछ खिले हुए और कुछ बंद। और बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्मील व अनूनमील परागणी पुष्प में अंतर बताओ। तो आपको लिखना है उन्मील तो खिले हुए पुष्प होते हैं और अनूनमील बंद पुष्प होते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बाकी आप अनुकूलता वगैरह देख लेंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है भाई वायु परागण। देखो दो प्रकार के यहाँ इम्पोर्टेंट परागण है, एक तो वायु परागण और एक जल परागण। टॉपिक चल रहा है परागण के अभिकर्मक या माध्यम या कारक। तो परपरागण के जो कारक होते हैं वो दो हो सकते हैं, जैविक और अजैविक, है ना, जैविक और अजैविक। तो अजैविक घटक में ये दो आते हैं, वायु और जल, वायु और जल। ठीक है, एनिमोफिली वायु परागण को बोलते हैं और हाइड्रोफिली जल परागण को बोलते हैं भाई। तो वायु परागण में तो आपको मोस्टली पता होना चाहिए कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वायु परागण पादपों में अनुकूलताएं, जो मैंने बताया था ना अनुकूलता वाला, वो मोस्ट क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ के चलना है। जैसे वायु परागित पादपों के परागकण हल्के, छोटे, चिकने, शुष्क होते हैं जिससे वायु के साथ संचारित हो जाएं। इनके पुंकेसर अनावृत होते हैं जिससे वो उड़ सकें हवा के साथ, है ना। इनकी वर्तिकाग्र, रोमिल वगैरह पक्षमावी पिच्छाकार होती है, ऐसे बताया था ना। और इसके अंडप में अकेला बीजांड होता है या पुष्पक्रम गुच्छे में लगे होते हैं। ऐसे 3-4 अनुकूलताएं बताई थी, तो वो आप अनुकूलता वाला क्वेश्चन याद करना, वो आपको याद करना भाई, समझना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जल परागण की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जल परागण है वो भी दो प्रकार से होता है, एक अधिजल परागण और एक अधोजल परागण। अधिजल परागण और अधोजल। तो देखिए अधिजल तो मतलब होता है जल की सतह के ऊपर, और अधो का मतलब होता है जल के भीतर। तो अधिजल में तो मैंने मोस्ट वन एग्जाम्पल आपके लिए बताया था, बैलिसनेरिया, जिसमें
एपीहाइड्रोफिली होती है। अधिजल परागण यानी कि एपीहाइड्रोफिली, है ना, और इसको हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से आप जान सकते हैं। इसको तो बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, इसको हाइपोहाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। तो बैलिस्नेरिया में जो जल परागण होता है वो अधिजल परागण होता है। अब ये घटना आपको पता ही है कि इसके जो पुष्प होते हैं कि ये एक लिंगी पौधा होता है जो ताजे पानी में पाया जाता है। इसके नर पुष्प जो होते हैं वो बंद अवस्था में गिर जाते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं और पानी की सतह पर घूमते हैं, और जब ये पानी की सतह पर तैरते हैं तो इस बैलिस्नेरिया का जो मादा फूल होता है ना, वो एक कुंडलित वृंत से ऊपर सतह तक पहुंच जाता है, पानी की सतह तक। जैसे ये पानी है, यहाँ पर आपके बैलिस्नेरिया का प्लांट है, तो ये नर प्लांट है, ये मादा प्लांट है, क्योंकि एक लिंगी पौधा है। तो नर ने एक नर फ्लावर को छोड़ा तो ये फ्लावर तैरता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके मादा पुष्प की क्या विशेषता होती है, एक कुंडलित वृंत से ये जल की सतह तक पहुँच जाता है मादा फ्लावर यानी कि वर्तिकाग्र। तो ये तैर तैर कर इसके पास आ जाता है और परागण की क्रिया हो जाती है, फिर ये इसको अंदर खींच लेता है। तो ये अधिजल परागण था, आप देख सकते हैं बहुत नॉर्मल सा था। अधोजल में जैसे मैंने जॉस्टेरा में बताया था, एक समुद्री घास होती है सीग्रासेंस वगैरह, उसमें परागकणों को अंदर ही छोड़ा जाता है क्योंकि उसमें जल के भीतर ही परागण होता है। तो ये अधोअधिजल परागण था। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन बना था जो मैंने स्पेशल आपके पॉइंट में लिखाया हुआ है कि जलकुंभी है, पोटेमेजिटोन है और वाटर लिली है, इनमें जो परागण होता है ना, हाँ, इनमें जो परागण होता है, हालांकि ये जलीय पौधे हैं लेकिन इनमें जो परागण होता है वो वायु और कीट के माध्यम से होता है। लेकिन हैं कैसे पौधे, जलीय पौधे, तो इनमें जल परागण नहीं होता, इनमें वायु कीट के द्वारा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसलिए इसने नीट में भी क्वेश्चन दे दिया। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई परागण की, परागण के कर्मक वगैरह। उसके बाद आप अजैविक घटकों में आप जैसे कीट परागण है, पक्षी परागण है, ये आप देख सकते हैं इनकी विशेषताएं वगैरह। ठीक है, साल्विया में जो कीट परागण है हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पक्षी परागण पुष्पों की क्या विशेषता होती है, जैसे नलकाकार वगैरह होते हैं ना, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। कीट परागित जो पुष्प है वो चमकदार आकर्षक होने चाहिए ना, ऐसे आप एक दो पॉइंट वहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब उसके बाद जब परागण की क्रिया हो जाती है, पर परागण के अभिकर्मक वगैरह हो जाते हैं, तो उसके बाद जैसे हम बात कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। पराग मोस्ट मैं आपको यहाँ बता के चल रहा हूँ, एक पराग स्त्रीकेसर संकर्षण आपको याद रहना चाहिए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं संभावनाएं व्यक्त नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता बताता हूँ। ये पराग स्त्रीकेसर संकर्षण वाला जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 3 नंबर का, तो बहुत अच्छे तरीके से याद करना। इसको पोलन पिस्टल रिट्रैक्शन के नाम से जानते हैं भाई, पोलन पिस्टल रिट्रैक्शन के नाम से इस घटना को जानते हैं। तो क्या है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, मैं आपको जनरली बता दूं मैं आपको कि भाई इससे पहले जो कुछ टॉपिक हैं यार परागकणों का अंकुरण वगैरह वो आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी घटनाएं होती हैं। तो पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में क्या होता है, हालांकि अंकुरण आगे होगा इससे ना, क्योंकि पहले क्रिया होगी उसके बाद ये अंकुरित होगा, है ना। अब सुनो, तो संकर्षण में क्या होता है, आपको कहना है कि बहुत सारे पादपों के परागकण एक पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं लेकिन वो सभी अंकुरित नहीं होते। अब आपको पता ही यार कि एक प्लांट है तो वायुमंडल में तो बहुत सारे परागकण उड़ रहे होते हैं, तो सभी अंकुरित थोड़ी हो जाएंगे उस पर, केवल संगत जाति का ही परागकण उस पर अंकुरित होता है वर्तिकाग्र पर। तो ये पहचानते कैसे, इनमें कुछ प्रोटीन होती है और संगतता असंगतता अभिक्रिया चलती है जिससे ये पहचान पाती है कि ये हमारी संगत जाति का नहीं है। यदि वो संगत जाति का है तो वर्तिकाग्र उसे भोजन दे देती है और वो फूलकर एक पराग नली का निर्माण कर देता है, और यदि वो असंगत जाति का है तो उसको नेग्लेक्ट कर देती है, वो नष्ट हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो वो होती है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। ये जो टॉपिक किसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है कि भाई एक पुष्प की वर्तिकाग्र, जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा है तो उस पर बहुत सारे पौधों के परागकण गिर जाएंगे ना, क्योंकि ये तो फिक्स है नहीं कि वायुमंडल में से केवल उसी पौधे के गिरे उस पर, तो बहुत सारे गिरेंगे, लेकिन अंकुरित केवल कौन होगा, जो उसकी संगत जाति का होगा। ठीक है,
इसके बाद हमने अंकुरण देखा भाई, परागकण अंकुरण हो गए, वहाँ छोटे छोटे से पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं। फिर परागनलिका का मार्ग, मार्ग में आपको याद रखना है कि अधिकांश पौधों में जो वर्तिका होती है वो बंद या ठोस होती है, तो वो परागनली पैक्टिनेज का स्रावण करती है जिससे ऊतक नष्ट हो जाते हैं और एक रास्ता बन जाता है, तो वो आपको याद करना है। उसके बाद फिर परागनली क्या है, बीजांड में प्रवेश करती है। अब बीजांड में प्रवेश देखो 3 प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला प्रवेश आप मानिए बीजांड द्वारी प्रवेश, दूसरा मानो निभागी प्रवेश, तीसरा मानिए अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, तो देखिए बीजांड द्वारी प्रवेश में क्या होता है, एक जनरली सुनिए, ये आपका बीजांड द्वार है, यहाँ पे भ्रूणकोश मान लीजिए, भ्रूणकोश है, ये पूरा बीजांड है। तो परागनली यदि ऐसे प्रवेश कर रही है बीजांड में, बीजांड द्वार से, तो ये बीजांड द्वारी प्रवेश है। यदि परागनली डायरेक्ट यहाँ से प्रवेश कर रही है तो ये निभागी प्रवेश है, और यदि परागनली ऐसे प्रवेश कर रही है तो ये अध्यावरणीय प्रवेश है। ये बहुत नॉर्मल से टॉपिक है, इनको मुझे शायद समझाने की आवश्यकता नहीं है ना। और आपको कहना ही है कि परागनली बीजांड में चाहे कहीं से भी प्रवेश करे, लेकिन भ्रूणकोश में हमेशा कहाँ से प्रवेश करती है भाई, हमेशा ही बीजांड द्वार वाले भाग से प्रवेश करती है। तो जब आपकी परागनली यहाँ पे प्रवेश कर जाएगी तो एट लास्ट आपकी घटना होगी निषेचन, जिसको आप बोलते हैं द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस टॉपिक को जरा ध्यान सुन लीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन को। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये कौन, एक एम्ब्रियो सैक, जिसको आप भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है भाई, ऐसे होता है। ठीक है, अब सुनिए, एक परागनली चल के आई और इस परागनली के पास 2 नर युग्मक है, 2 नर युग्मक है। ठीक है, तो ये परागनली जैसे यहाँ पे आती है ना, तो जो तंतु रूपी समुच्चय होते हैं वो इसको गाइड करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं। और यही क्वेश्चन नीट में पूछ लिया गया था कि फिलीफॉर्म अपरेटस यानी कि तंतु रूपी समुच्चय का कार्य क्या है। तो आपको कहना है तंतु रूपी समुच्चय का कार्य क्या है, परागनली को दिशा निर्देशित करना, गाइड ऑफ द पोलन ट्यूब। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। ठीक है, तो परागनली जैसे यहाँ पे प्रवेश कर जाएगी, अग्रसिरे से फट जाएगी 2 नर युग्मकों को। ये डबल फर्टिलाइजेशन चल रहा है, द्विनिषेचन, कि परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करने से अग्रसिरे से फटकर 2 नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। तो देखिए पहला नर युग्मक इस अंडकोश का से मिल जाता है और बनाता है युग्मनज। क्या बनाता है, युग्मनज। इसे आप क्या बोलते हैं, वास्तविक निषेचन या प्रथम निषेचन। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो किससे मिलता है, द्वितीयक केंद्रक से, और बनाता है क्या, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कितने गुणित होता है, 3 गुणित होता है। क्यों, क्योंकि 2 केंद्रक तो उसमें ऑलरेडी हैं और 1 केंद्रक और मिल जाता है, क्योंकि तीनों ही अगुणित हैं। तो जब 3 अगुणित संरचना होंगी तो ट्रिपल एन बनेगा ना। ठीक है, तो त्रिगुणित संरचना बनती है यहाँ पर, द्विगुणित बनती है युग्मनज। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 2 नर युग्मक हैं और 2 नर युग्मक ने, अच्छा एक तो युग्मक संलयन हुआ था और एक त्रिक संलयन हुआ था। तो युग्मक संलयन और त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से आप क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन बोल के चलेंगे। तो ये द्विनिषेचन होता है। उसके बाद ये सारी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो आपके भ्रूणकोश में केवल 2 ही संरचना तो बचेंगी भाई, केवल 2 ही संरचना बचेंगी ना बस। ठीक है, कौन कौन सी, ऊपर की तरफ युग्मनज मान लीजिए, यहाँ भ्रूणपोष केंद्रक जो कितने गुणित है, 3 गुणित है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि भ्रूणपोष की सूत्र गुणता कितनी होती है, तो त्रिगुणित होती है। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और नीट में भी पूछा जाता है। अब आपके भ्रूणकोश में 2 संरचनाएं, एक युग्मनज और एक भ्रूणपोष केंद्रक। तो सबसे पहले भ्रूणपोष केंद्रक को डेवलप कीजिए, तो क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा। तो आपका अगला टॉपिक है भ्रूणकोष, है ना, एंडोस्पर्म। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भ्रूणपोष ऐसा ऊतक है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, उसे आप भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पर देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है कि ये भ्रूणपोष केंद्रक होता है। इसमें अनेकों बार मुक्त केंद्र के विभाजन से, अनेकों बार मुक्त केंद्र के विभाजन से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, और लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता और बीच में क्या बन जाती है, एक रिक्तिका। तो ऐसे भ्रूणपोष को हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, केंद्रकीय। इसका एग्जाम्पल है कच्चा नारियल।
और जब नारियल के अंदर पानी सा खत्म हो जाता है ना, फिर वो कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष हो जाता है। तो आपको लिखना है बाद में ये कैसा हो जाता है, कोशिकीय। लेकिन अभी कैसा है, केवल केंद्रकीय, क्योंकि इसमें कहीं भी कोश का भित्ति नहीं बन रही है। अब यदि मैं कोशिकीय की बात करूं तो कोशिकीय में क्या होता है कि केंद्रक बनने के साथ साथ कोश का भित्ति का भी निर्माण होता जाता है और इसमें चूसकांग विकसित हो जाते हैं। जैसे गैमेओपेटली वर्ग का सदस्य, जिसका एग्जाम्पल है बर्वेशकम नाम का प्लांट। तो ये तो केंद्र के भ्रूणपोष है, ये कोश के भ्रूणपोष है। फिर हम बात करते हैं हेलोबियल की। तो हेलोबियल की मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, दो भाग बन जाते हैं, एक छोटी कोशिका वाला भाग और एक बड़ी कोशिका वाला भाग। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो बड़ी कोशिका होती है उधर तो कोशिका भित्ति बन जाती है। आप मान लीजिए ऐसी भित्ति बन रही है इसमें, ठीक है, ऐसे। तो ये तो कोशिकीय प्रकार का हो गया। और जिधर छोटी कोशिका होती है वहाँ पर भित्ति नहीं बनती, तो ये केंद्रकीय प्रकार का हो गया। तो हेलोबियल जो भ्रूणपोष होता है ना, ऐसा भ्रूणपोष होता है जो दोनों का मिला जुला रूप होता है, केंद्रकीय का और कोशिकीय का। तो ये तीन प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं भाई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मैंने लगा दिया होगा, ये मोस्ट करके ही आपको लिखना है, ठीक है। याद हो जाएगा आपको भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट, यानी कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन। क्या टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम लग जाएगा आज, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, इसको पूरा कर लेंगे। तो द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, फटाफट समझो। देखो ये एक युग्मनज है, इस युग्मनज में पहला विभाजन होता है अनुप्रस्थ। अच्छा, ये निभाग भाग है, ये बीजाणुद्वारी वाली भाग है। तो अनुप्रस्थ विभाजन से क्या होता है, इसमें दो कोशिका बनती हैं, एक निभाग की तरफ और एक बीजाणुद्वार की तरफ। तो निभाग की तरफ जो कोशिका बनती है उसे तो हम बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका, क्योंकि मैं इसको कभी नहीं भूलता हूँ। इसकी ट्रिक है निशा, निशा माने नी माने निभाग और सा माने शीर्ष कोशिका। तो बीजाणुद्वार की तरफ कौन सी कोशिका बन जाएगी, आधारी कोशिका। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या होता है, शीर्षस्थ कोशिका में तो अनुदैर्घ्य विभाजन और आधारी में अनुप्रस्थ विभाजन लगभग साथ साथ चलते हैं। तो कैसे, अगर शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन होगा तो दो कोशिका बन जाएंगी इस प्रकार, और यदि इसमें भी मैं एक अनुप्रस्थ कर दूं, ऐसे देखो ऐसे डिवीजन होता है, ये तो अनुदैर्घ्य हुआ, ये अनुप्रस्थ हुआ, तो इस प्रकार कोशिका बन जाती हैं। ये दो कोशिका बन गई किसमें, शीर्षस्थ में, ये और ये दो बन गई आधारी में। तो हम पहले शीर्ष कोशिका को डेवलप कर लेते हैं। वो कहता है कि इसमें एक और अनुदैर्घ्य विभाजन होने से चतुष्टांशक बन जाता है। अब मैं आपके चित्र के अकॉर्डिंग ऐसे बना देता हूँ, है ना, हालांकि मैंने आपको पहले बना दिया ऐसा कैसे बनता है। तो ये चतुष्टांशक बन गया। फिर इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन बिल्कुल ऐसे विभाजन होगा जिससे इसमें अष्टांशक बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, अष्टांशक बन जाता है। मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, 1 2 3 सुविधा के लिए भाई। तो ये अष्टांशक बन गया इसमें, है ना। अब अष्टांशक बनने से क्या होता है, इसमें परिणत विभाजन होता है। फिर कौन सा विभाजन होता है, परिणत विभाजन। तो परिणत विभाजन से क्या होता है, इस प्रकार का होगा परिणत विभाजन। देखो ऐसे, तो ये 8 कोशिका तो बन जाती हैं ऊपर और 8 कोशिका बन जाती हैं अंदर, है ना, क्योंकि परिणत मैंने कहा था बिल्कुल परिधि के समानांतर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो 8 कोशिका ऊपर और 8 कोशिका अंदर। तो ये जो 8 कोशिका ऊपर होती है तो डर्मेटोजन बनाती है, बाह्य त्वचा, और जो 8 कोशिका अंदर की तरफ होती है ये प्राकेदा तंत्र, भ्रण, विभजोतक वगैरह, बीजपत्राधार वगैरह आदि बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसे तो डेवलप हुआ अभी कौन सी कोशिका, शीर्ष कोशिका। अभी मैं बात करूं आधारी कोशिका की, तो आपको कहना है, मैं यहाँ ऐसे बना रहा हूँ कि आधारी कोशिका जो होती है उसमें अनेकों अनुप्रस्थ विभाजन होने से एक 7 से 10 कोश की लंबी एक संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निलंबक बोलते हैं। निलंबक यानी कि सस्पेंसर, जिसकी अंतिम कोशिका क्या कहलाती है, हॉस्टोरियम यानी कि चूसकांग कहलाती है, जो भ्रूणपोष से भोजन को लेती है। सुनिए, आधारी कोशिका में अनेकों बार अनुप्रस्थ कोश का विभाजन से 7 से 10 कोश की लंबी संरचना बनती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, निलंबक। तो निलंबक की अंतिम कोशिका तो कहलाती है चूसकांग, और
भ्रूणीय सिरे की तरफ जो स्थित कोशिका है इसको आप अधःस्फीतिका यानी कि हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस बनाती है मूलांकुर और मूलगोप, मूलांकुर और मूलगोप का निर्माण करती है। फिर आपको आगे कहना है कि ये जो शीर्ष कोशिका इसमें और विभाजन होने से पहले ये हार्ट शेप हो जाती है, पहले ये हार्ट शेप हो जाती है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ आपके ये मेरिस्टेम वगैरह मतलब एदा तंत्र वगैरह बन जाते हैं, इस प्रकार की संरचनाएं बन जाती है ना। ये बाह्य त्वचा हो जाएगी आगे चल के, और ये आपका भ्रण विभजोतक वगैरह ऐसे ना। तो पहले हार्ट शेप हो जाता है, फिर उसमें और डिवीजन होते हैं ना, तो ये क्या होता है भैया, ये डबल दो पाली बना लेता है इस प्रकार। और ये आपका वही संरचना है निलंबक वाला, तो यहाँ पे बन जाता है प्रांकुर। ये तो प्रांकुर है, ये दो बीज पत्र बन गए, और ये एपिकोटाइल और ये हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल और नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। तो इस प्रकार द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप डायग्राम के हिसाब से इसको समझ सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जब आपने भ्रूण बना लिया तो उसके बाद बनता है बीज। तो बीज में आपको क्या कहना है कि पूरा ही जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। किस में, बीज में। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो बीजांड ग्रंथ होता है वो तो ग्रंथ बना लेता है, बीजांड ग्रंथ बना लेता है, बीजांड द्वार एक छिद्र के रूप में रहता है। इसके अलावा जो इसमें जो मोस्ट काम है वो अध्यावरण का है। दो अध्यावरण होते हैं, तो ये दोनों अध्यावरण क्या है, टेस्टा और क्या बनाते हैं, टैगमैन। बाहर का अध्यावरण तो टेस्टा और अंदर का अध्यावरण टैगमैन, यानी कि बाह्य चोल और अंतःचोल अंदर वाला। तो कहने का मतलब है बीज चोल यानी कि सीड कोट का निर्माण कौन करता है, अध्यावरण करता है। और इसके अलावा जो इसके और पार्ट होते हैं ना वो लगभग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, लगभग क्या हो जाते हैं भाई, नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई बीज वाला। तो बीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये पॉइंट भी आपको देखना है, और देखना है कि कौन सी संरचना किस चीज़ में बदल रही है, इस पे आप ध्यान देना भाई। पूरा ही बीजांड एक बीज बनाएगा, उसमें मोस्टली जो अध्यावरण है वो बीज चोल बना लेते हैं। बीज पत्र तो थे ही पहले जो भ्रूण बनाया था हमने। इसके बाद यहाँ पे बीजों के टाइप आते हैं, देखो बहुत अच्छी तरीके से याद करना। बीज भ्रूणपोष के उपयोग के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक गैर एल्बुमिनस और एक एल्बुमिनस, यानी कि अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। तो अभ्रूणपोषी की मैं बात करूं तो अभ्रूणपोषी किसको कहते हैं, जिसमें भ्रूणपोष का संपूर्ण उपयोग कर लिया गया हो, जैसे चना मटर वगैरह। और जिसमें भ्रूणपोष का संपूर्ण उपयोग नहीं किया गया है या भ्रूणपोष रहता है तो उन्हें हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, है ना। गेहूँ वगैरह और ये होते हैं जो आपके बाजरा वगैरह। कहने का मतलब है एक बीज पत्री जो प्लांट होते हैं ना उनके बीज भ्रूणपोषी बीज होते हैं, भ्रूणपोषी। और जो द्विबीज पत्री होते हैं वो अधिकांशतः कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी। उनमें भ्रूणपोष नहीं होता क्योंकि उनमें भ्रूणपोष बीज पत्र काम आते हैं उनमें आगे, ठीक है। इतना याद रखो, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष को पूरा उपयोग कर लिया गया है उसे आप अभ्रूणपोषी कहते हैं, जैसे चना मटर के बीज रेखा हैं। और जिनमें भ्रूणपोष रहता है बीज बनने भ्रूण बनने के बाद भी तो आप उन्हें भ्रूणपोषी कहते हैं, जैसे गेहूं बाजरा वगैरह ये होते हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रखना। तो बीज के बाद अब बात आती है फल का निर्माण। किसका निर्माण, फल का निर्माण। तो फल में आपको पता ही है कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय वो किस में बदल जाता है, फल में, है ना। और अंडाशय भित्ति क्या बना लेती है, फल भित्ति। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे कि ऐसे फल जो अंडाशय से निर्मित होते हैं, ऐसे फल जो अंडाशय से निर्मित होते हैं उन्हें तो आप वास्तविक फल कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक। और जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा किसी और संरचना से हो जाए, जैसे पुष्पासन वगैरह से हो जाए, तो आप उसको क्या बोल के चलते हैं, आप उसको आभासी फल बोल के चलते हैं, जैसे सेब वगैरह होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूप से याद करना। देखो वास्तविक फल क्या है, जो अंडाशय से बने, और
आवासीय फल क्या है? जो अंडाशय के अलावा किसी संरचना से बने। इसके अलावा जैसे यदि कोई फल बिना निषेचन के बन जाए तो आप उस फल को तो कहते हैं अनिषेक फल, और इस क्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी। ठीक है, जैसे केला, और जो अनिषेक फल होते हैं ना वो सामान्यतः बीज रहित होते हैं, जैसे केला। ठीक है, और एक टॉपिक है प्रेरित अनिषेक फलन, कि कई बार हम ऑक्सीजन और जिब्रेलिन छिड़ककर वर्तिकाग्र पर अनिषेक फलन की क्रिया को प्रेरित करते हैं, तो इसे हम प्रेरित अनिषेक फलन के नाम से जानते हैं। तो भाई ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, जो मैंने शायद फिक्स 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है भाई, बिल्कुल फास्ट रिवाइज था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको पहले से याद था, आपको कोई और टॉपिक था वो भी हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कल इस समय में थोड़ा अपने कामों में थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, तो कोई भी कारणवश से मैं आपको बता दूं कि जो आपका तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, जिसे मैं कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो वो तीसरे चैप्टर के जो नोट्स हैं ना वो कंप्लीट नहीं हो पाए। आप मेरी बात को समझना, तीसरे पार्ट के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए। आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो मैं क्या करूँगा, कल सुबह आपको तीसरे पार्ट के आधे नोट्स पीडीएफ के रूप में दूंगा, आधे नोट्स अभी। ठीक है, और आधे नोट्स 1-2 दिन बाद। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो मैं कल तीसरे चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, और तीसरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पे एक जैसे बीजांड वाला टॉपिक है, तो वो हालांकि आपको नहीं पढ़ना है, पर फिलहाल मैं आपको एक नीट का क्वेश्चन वहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि अधिकांश प्लांटों में बीजांड अलग अलग प्रकार का होता है। देखो 82% जो पादप हैं आवृतबीजी, उनमें तो वही बीजांड है जिसको आप प्रतीप बीजांड कहते हैं, जो मैंने आपको चित्र बताया था। ठीक है, नीट में एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो याद कर लेना। देखो, एक बीजांड होता है जिसका नाम है अनुप्रस्थ बीजांड। क्या नाम है भाई? अनुप्रस्थ। हाँ भाई, देखो थोड़ा लाइट का इश्यू है ना, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना है ना। आपको भौतिक सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ाई चाहिए केवल, है ना, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा वेट भी किया था लाइट आ जाए, पर नहीं आई, है ना, कोई बात नहीं। तो मैं जो आपको बता रहा था, आपको दिख तो रहा है ना। हाँ, ये जो अनुप्रस्थ बीजांड है, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। अनुप्रस्थ बीजांड जिसको हम एम्फीट्रोपस ओव्यूल के नाम से जानते हैं, आप नोट कर लेना। आपकी जो बुक है, नोटबुक है, उसमें ऊपर जो कोष्टक है ना जहां हमने बीजांड की संरचना लिखी है, वहां पे कि जो अनुप्रस्थ बीजांड होता है, इसमें जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, वो घोड़े की नाल की तरह मुड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में ये पूछा गया था कि किस प्रकार के बीजांड में भ्रूणकोश हॉर्स शू शेप होता है। हॉर्स शू माने घोड़े की नाल की आकृति की तरह होता है ना। मतलब आपने देखा होगा घोड़े के जो पैर होते हैं ना, जिसको टाप शायद ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो उसमें जो लोहे के वो ऐसे लगाते हैं, मतलब इस प्रकार की आकृति का मानिए आप ना, ऐसे, तो इसे हम नाल की आकृति का बोलते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि पहले जब आरबीएसई बोर्ड था ना, तो आरबीएसई बोर्ड की बुक में मिसप्रिंट हो गया था। और मिसप्रिंट कैसे? एक बीजांड है जिसका नाम है वक्र बीजांड, कैम्पाइलोट्रोपस इसको बोलते हैं। तो ये जो घोड़े की नाल की तरह मुड़ा हुआ बीजांड है ना, उन्होंने लिख दिया था कि ये वक्र बीजांड में होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन उसके बाद जो अगले सत्र में उन्होंने बुक निकाली तो उसमें गलती को सुधारा उन्होंने, और आरबीएसई बुक में भी लिख दिया कि भाई अनुप्रस्थ में होता है। देखो एनसीईआरटी उसमें तो है ही है ऑथेंटिक कि अनुप्रस्थ बीजांड में घोड़े की नाल की तरह मुड़ा हुआ भ्रूणकोश होता है, लेकिन बाई मिस्टेक
आरबीएसई बोर्ड की बुक में ये लिख गया था, गलती से मिसप्रिंट हो गया था कि वक्र बीजांड में इस प्रकार की आकृति का भ्रूणकोश होता है। तो ये बिल्कुल भैया गलत है, ठीक है। वक्र बीजांड में घोड़े की नाल की तरह नहीं होता भ्रूणकोश, ये केवल और केवल अनुप्रस्थ यानी कि एम्फीट्रोपस में होता है, अनुप्रस्थ बीजांड में होता है। तो ये करेक्शन था जो आरबीएसई बोर्ड ने भी कर दिया था, ठीक है भाई। वहां पहले बहुत कंफ्यूज हुए थे, मैं खुद भी कंफ्यूज था जब मैंने देखा यार ये कैसे मतलब वक्र बीजांड में, क्योंकि हमने तो पढ़ा था भाई अनुप्रस्थ बीजांड में होता है, वहां बुक देखी तो वक्र बीजांड में लिखा हुआ था। तो फिर हमने बहुत सारे एनालाइज किया ना, क्वेश्चंस वगैरह देखे, नीट वगैरह देखे, बहुत सारी बड़ी बड़ी बुकें देखी, तो उनमें ऑथेंटिक रूप से यही है। और ये नीट में भी क्वेश्चन है ना, समझ रहे। तो ये क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, मतलब एग्जाम सेंड करूँ तब आपको पता चलेगा। तो आपको याद, ये क्वेश्चन याद करना है कि घोड़े की नाल की तरह मुड़ा हुआ भ्रूणकोश किस प्रकार के बीजांड में, अनुप्रस्थ बीजांड में, नॉट वक्र बीजांड में, ठीक है भाई। ये मिस्टेक से उन्होंने प्रिंट तो कर दिया था आरबीएसई बोर्ड में, लेकिन ये गलत था। फिर उन्होंने सुधारते हुए अगली बुकों में या अगले संस्करण में या कुछ बुकों में इसको सुधार भी दिया था, ठीक है। ऐसी स्थिति थी कि कुछ बच्चों की किताब में तो अनुप्रस्थ में लिखा हुआ था और कुछ की में लिखा हुआ था वक्र बीजांड में, ठीक है। तो ये भाई करेक्शन कराने का तो हमारा काम है टीचर का कि वास्तविक ऑथेंटिक क्या है। तो ऑथेंटिक आपको ये करना है अनुप्रस्थ, जो कि सभी में चलेगा, यही है ऑथेंटिक, ये तो है ही नहीं वक्र बीजांड तो भाई, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना, एक पॉइंट है ना। तो बाकी आज केवल इतना ही, बाकी जो चैप्टर नंबर 3 है उसे हम कल से स्टार्ट करेंगे। आपको जो पीडीएफ भेजे जाएंगे आप उसको पहले उतार लेना, चाहे तो मैं आपको बताऊं कल में एक वृषण की संरचना वाला टॉपिक है, उससे तो आप जरूर नोट ही कर लेना, कल उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना आप।